हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टर्लिंग मेडिकल का कोर्स फिजिक्स सेक्शन। ठीक है, फिजिक्स 45 क्वेश्चंस आएंगे, आप जानते हैं। एंड द सिलेबस इज ह्यूज। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स जो आपको डील करना पड़ता है। और इसके क्वेश्चंस यूजुअली थोड़े से क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में ज्यादा होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशानी आती है। ठीक है, विदाउट मच टाइम वेस्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, एक साल में हमें 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना होता है, इसलिए डायरेक्टली अपन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट पार्ट, यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस के डिस्कशन में सबसे पहले हम यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायमेंशन एनालिसिस पे चले जाते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, आपको किताबों में जो फॉर्मेट है वो अलग अलग मिल सकता है। मतलब कोई पहले वेक्टर्स डिस्कस करता है, कोई बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता है, अपन डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा फर्स्ट यूनिट में से मेजर फॉर्म में 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। पहला है डायमेंशनल एनालिसिस पे, और दूसरा क्वेश्चन जो शॉर्ट शॉर्ट आपको मिलता है वो है एरर एनालिसिस पे। तो मैं सबसे पहले इन्हीं 2 टॉपिक्स को कवर कर दूंगा कि हम पहले डायमेंशन एनालिसिस अच्छे से कवर कर लें और दूसरा एरर एनालिसिस। ठीक है, अब आप जानते हैं जब हम डायमेंशन एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे स्टिक नहीं रहते हैं। पूरी 11th-12th के सिलेबस में जो भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको उठाते हैं, हर एक के डायमेंशंस हम देखते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसे याद करना होता है, कुछ होते हैं जो हम क्विकली उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली डिराइव करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन करके। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले डायमेंशंस, एरर्स, और फिर हम बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे, वो भी उतना जितना रिक्वायरमेंट है ना। हम बहुत ज्यादा बेसिक मैथ्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम मैथमेटिक्स का पेपर देने नहीं बैठे हैं। ठीक है, उतना ही मैथ्स पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में काम आएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट से। देखिए, जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं, देखिए फिजिक्स में हम सारी क्वांटिटीज को क्वांटिफाई करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, उन न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते समय हम साथ में यूनिट्स का भी डिस्क्रिप्शन देते हैं। कोई यूनिट में मेजर होगा, सपोज आप बाजार से जाकर चावल खरीद के आते हैं, सब्जी खरीद के आते हैं, या कोई भी क्वांटिटी, कोई भी थिंग खरीद के आते हैं, तो उसके साथ उसका यूनिट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जब हम पैसे देते हैं तो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीस। ठीक है, कहीं का डॉलर के भी काम आएगा, कहीं पर पाउंड के हिसाब से होता है, तो इट डिपेंड्स। ओके, सो एवरीथिंग हैज गॉट यूनिट विद इट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसे एक स्टैंडर्ड के मल्टीपल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये कूलम जो है वो इसका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जिसमें कि हम चार्ज को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, हर क्वांटिटी को, हर फिजिकल क्वांटिटी जिसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया जाता है, उसे यूनिट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन से क्लियर हो जाएं कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। अब जब भी यूनिट की बात होती है ना, तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कोई अपना मर्जी से, मैं कोई अपना यूनिट बना के बैठ जाऊंगा, लोगों को कहूं कि नहीं यू शुड एक्सेप्ट माय यूनिट, तो वो चीज गलत है। ठीक है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। दैट मींस इट शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड इजीली, राइट। तो ये 2 कंडीशंस हैं जो अब यूनिट को डिफाइन करने के लिए काम आती हैं, कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो और साथ ही साथ इजीली रिप्रोड्यूसेबल हो, जहां पर रिक्वायरमेंट हो हम उसे रिप्रोड्यूस कर पाए। तो ये यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इन जनरल हम कहते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास 2 चीजें होंगी बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी को Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी Q से रिप्रेजेंट होती है, उसके पास 2 चीजें हैं। पहली चीज होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन होती है, और एक और चीज जो उसके साथ होती है वो यूनिट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाजार से चावल खरीद के आते हैं और लिख देते हैं कि 5 kg का राइस लेकर आए। ठीक है, सो 5 स्टैंड्स फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, kg स्टैंड्स फॉर योर यूनिट, और 5 किलो क्या है, राइस है, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, मास हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो Q is equals to n into U, ये आपका पहला फॉर्मूला फिजिक्स में जो आज आपको मैं दे रहा हूँ, Q equals to n into U होता है। अब ये U क्या है बच्चों, ध्यान से, ये यूनिट है। ठीक है,
यूनिट जितना बड़ा होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उतना ही कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मैं चावल लाया 5 किलो, तो मैं ऐसा ऐसा भी तो लिख सकता हूं 5000 ग्राम है, क्योंकि 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम्स होता है। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स। सो इट्स इजी, आप देख सकते हैं है तो ये क्वांटिटी तो एक ही बराबर है ना, या तो 5 किलो कह दो या 5000 ग्राम कह दो, बात तो एक ही होती है। लेकिन यहाँ देखो यूनिट केजी था तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 थी, जब यूनिट ग्राम हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई 5000 हो गई। तो देखो जब यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर यूनिट बड़ा हो जाएगा जैसे केजी बड़ा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो अगर हमने कह दिया कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी फिक्स्ड है, अगर फिजिकल क्वांटिटी हमारी फिक्स होती है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, यूनिट के। जितना बड़ा यूनिट उतनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी है, और इसी से हम डायमेंशनल एनालिसिस के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली हम कहते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी फिक्स्ड है तो उसका अमाउंट चेंज नहीं हो सकता, आप चाहे कहीं के भी हिसाब से बात करें, ठीक है। कहीं के हिसाब से मतलब किसी भी यूनिट में जाके बात करें। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं, 1 किलोमीटर, फाइन। मैं उसे ऐसा भी कह सकता हूं कि मैं 1000 मीटर ट्रैवल करता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं 1000 into 100 सेंटीमीटर ट्रैवल करता हूं। तो बात तो एक ही है, 1 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है। अब चाहे किसी भी यूनिट में चले जाएं, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकती है, उसका यूनिट बदल सकता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट जो है वो सेम रहता है। दैट मींस आप एक यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू u1 है, दूसरे यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, तो n1 u1 is equals to n2 u2 कब होगा, जब q की वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर रहे हैं वो फिक्स्ड हो। इसी एग्जांपल से चल सकते हो ना बच्चों, देखो 5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम, यूनिट अलग अलग, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग, लेकिन फिजिकल और क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो सेम है, क्यू की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, जो कि 5 किलो चावल है, ठीक है। तो n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है। जितना बड़ा यूनिट होगा आपका उतना ही छोटा मेजरमेंट, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पे। जब हम यूनिट्स की डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं बच्चों, देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो ऐसा है कि हमारे पास सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है, हमारे पास एमकेएस यूनिट होता है, हमारे पास एफपीएस यूनिट भी होता है, ठीक है, एफपीएस यूनिट भी होता है। सिस्टम है ये सारे, सीजीएस सिस्टम हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया। सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसका मतलब है लेंथ को आप सेंटीमीटर में डिफाइन करेंगे, मास को आप ग्राम्स में डिफाइन करेंगे, और एस सेकंड्स। एमकेएस मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड्स। इसमें आप एक्सप्रेस करेंगे लेंथ को मीटर्स में, मास को किलोग्राम्स में और टाइम को सेकंड्स में। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड। एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो फुट, लेंथ को आप फुट में मेजर कर रहे हैं, मास को आप पाउंड में मेजर कर रहे हैं, और एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो ये भी अलग-अलग टाइप के सिस्टम्स है बच्चों, ठीक है, जो अलग-अलग जगहों पर यूज होते हैं। बट एक जो सिस्टम है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है और चलता है, जिसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम। देखिए होता क्या है कि हर कोई अगर अपना खुद का यूनिट यूज करने लग जाएगा तो एम्बिग्यूटी बढ़ती है, ठीक है, परेशानी बढ़ती है और ट्रांजैक्शन में दिक्कत आती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन द सेंस मैं कहूंगा कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई जमीन खरीदने जा रहा है, कोई तो बात कर रहा है कि एकड़ में, मैं तो मेरे पास इतना एकड़ जमीन है, कोई कह रहा है मैं तो बीघा में जमीन बेचता हूँ, कोई कहता है कि स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बताओ, कोई कहता है कि फुट के हिसाब से बताओ, स्क्वायर फुट के हिसाब से हम जमीन लेंगे। सो जब बहुत सारे अलग-अलग यूनिट्स होते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही टाइप के यूनिट्स चलते रहे, इसलिए एक एसआई सिस्टम बनाया गया, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये देखो
कई जने आपको ये भी आपको किताबों में लिखा मिलेगा इस साल में हुआ, उस साल में हुआ। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। कोई नहीं आपसे पूछने वाला कौन से साल में कब हुआ, ये हुआ। आपको बस जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उनके यूनिट्स हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज। मतलब ये सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब मास को लेंथ की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता कभी भी, उसी तरीके से लेंथ को टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, मास को टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। ये सारी क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक सेट डिफाइंड है। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से आप चाहे दुनिया की कोई भी क्वांटिटी बनाइए, ठीक है। अब ये आगे आपके ऊपर होता है कि जो क्वांटिटी आप चाहते हैं आप बना सकते हैं यूजिंग दीज 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहले तो इन बेसिक क्वांटिटीज को आपको याद होना चाहिए कि कौन सी 7 क्वांटिटीज होती हैं। इट इज मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मीटर्स, टाइम का सेकंड्स, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन एम्पियर्स, टेम्परेचर, उसको यूनिट क्या दिया गया है, केल्विन दिया गया है। उसके अलावा ये दो है जो बहुत कम यूज आएंगे हमारे फिजिक्स में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेकिन याद रखना है आपको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो कैंडेला है, जिसे CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये आप केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज का सेट है, रट लेना इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर एक का यूनिट पता होना चाहिए। दूसरी चीज है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी डिफाइन की गई हैं, ठीक है। और वो जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो हैं, एक होता है प्लेन एंगल, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है, जिसे हम स्टीरेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दो टाइप के एंगल बनाए गए, ठीक है। एक तो है प्लेन एंगल, जिसे हम 2D एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्लेन एंगल है वो 2 डायमेंशनल एंगल है, जो आप डेली लाइफ में इसे ड्रॉ भी करते हैं, ठीक है। तो मैं पहली बात कर रहा हूँ प्लेन एंगल की, ठीक है। ये जो होता है 2D एंगल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सर्कल में, सर्कुलर आर्क में कोई पार्टिकल घूम गया, यहां से लेके यहां तक चला गया, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ वो चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस सेंटर के अबाउट कुछ एंगल ट्रेस करता हुआ जाता है। कितना एंगल ट्रेस करता है, थीटा। अब ये जो दूरी है इसे रेडियस कहा गया, और इसे कहा गया L, व्हिच इज द आर्क लेंथ। ये क्या होती है, आर्क की लेंथ होती है, आर्क लेंथ कहते हैं इसे। such that ये जो प्लेन एंगल है वो थीटा है, जो 2 डायमेंशन में एक्सप्रेस हो रहा है। so this theta is arc length divided by radius। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आएगा, बहुत सारी जगह काम आएगा बच्चों, इवन मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ये तो मैं 12th की बात बता रहा हूँ, 11th में हर जगह ये चीज काम आती है, ठीक है। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज द एंगल। थीटा को आप क्या लिखोगे बच्चों, L/R लिखते हैं। थीटा को क्या लिखते हैं, L/R, खत्म हो गया। तो थीटा इज L/R। तो ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस वैसे तो खत्म हो जाना चाहिए, ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन हम इसे एक्सप्रेस करते हैं इन रेडियंस, RAD से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। तो इस प्लेन एंगल का यूनिट क्या हुआ, रेडियन हो गया, ठीक है। तो ये यूजुअली काम में आता है कि आर्क की जो लेंथ है वो होती है थीटा इनटू रेडियस। आर्क की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, थीटा इनटू रेडियस। देखो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो सपोज मैं कहता हूं सेमी सर्कल है, आप यहां से यहां तक चले, तो आप जानते हो ना सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई सेमी सर्कल इसका रेडियस r है, तो सेमी सर्कल पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr, 2πr। अगर मैं कहूं कि आधे सर्कल की चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आना चाहिए, πr आना चाहिए ना। अब सोच के देखो ये एंगल कितना है, 180 डिग्रीज है। कितना एंगल है ये, 180 डिग्री का है। और अगर 180 डिग्री है मतलब पाई रेडियंस है। आप जानते हैं जो 360 डिग्रीज इज 2 पाई रेडियंस। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, और 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, अगर एंगल डिग्रीज में दिया हुआ हो और रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो
तो 1 डिग्री जो होता है वो होता है पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है, क्योंकि देखो 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर है, तो 1 डिग्री कितना हुआ, पाई बाय 180 रेडियंस, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आर्क की लेंथ है पाई, रेडियस है आर, तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी हो जाएगी, एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, व्हाट इज एंगल, पाई, रेडियस कितना है आर, पाई आर हो गया ना, यही तो चीज मैंने निकाली। तो इससे आप आर्क की लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये छोटी मोटी बातें आपको याद होनी चाहिए कि कभी मैंने आपसे कह दिया कि लो भाई सपोज मैंने आपसे कहा कि बताओ 240 डिग्री कितना होता है रेडियंस में, इसे रेडियंस में कन्वर्ट करो, काम आएगा कि, इसलिए बता रहा हूं गणित में आपको उतनी ही मैथ्स उतनी ही बताऊंगा जिससे कि आप फिजिक्स को आसानी से क्रैक कर लें, ठीक है। हमें कोई मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए, हमें इतनी फिजिक्स इतनी मैथ्स आनी चाहिए कि हमारी फिजिक्स आराम से निकल जाए, ठीक है। तो 240 डिग्रीज, बताओ 240 डिग्रीज को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 240 को मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाय 180 से, ठीक है, पाई बाय 180 से, तो देखो 0 से 0 गया, किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से, 6 4s are 6 3s are, so this is 4 पाई बाय 3, ठीक है, 4 पाई बाय 3। एक्चुअली आप जानते हैं 60 डिग्रीज कितना होता है, पाई बाय 3 होता है ना, कैसे, 60 into पाई बाय 180 कर दो, तो ये कितना हो गया, पाई बाय 3 हो गया ना, पाई बाय 3 4 टाइम्स, 64s are 240 होता है ना, 64s are 240, तो 4 पाई बाय 3 हमने सही किया है, ठीक है। कन्वर्जन आना चाहिए, डिग्रीज में दिया हुआ हो तो रेडियंस में कर लो, और अगर रेडियन में दिया हुआ हो तो उसे आप डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर पाए। 1 रेडियन इज 180 बाय पाई डिग्रीज, 1 रेडियन कितना होगा, 180 बाय पाई डिग्रीज, ठीक है। तो आप इसे कन्वर्ट भी करना आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं पाई बाय 4 रेडियंस कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे मुझे, पाई बाय 4 होगा, आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई गया, ये हो गया 45 डिग्रीज, ठीक है। कितना होता है पाई बाय 4 रेडियंस, 45 डिग्रीज। कन्वर्जन आना चाहिए। स्टैंडर्ड इसका लेकिन जो यूनिट डिफाइन किया गया है वो क्या है, रेडियंस में डिफाइंड है, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ता हूं मैं और सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ रहा हूं, व्हिच इज द सॉलिड एंगल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा सॉलिड एंगल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज योर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये सॉलिड एंगल एक्चुअल में क्या है, देखिए सॉलिड एंगल, मान लीजिए कि आपके पास एक 3 डायमेंशनल एंगल हो, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ 3 डायमेंशनल एंगल। तो 3 डायमेंशनल एंगल जो होता है दैट इज योर सॉलिड एंगल, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो ये कैसा होगा, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सपोज इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, ये एक छोटा सा सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एक टुकड़ा है जो यहाँ से कुछ एंगल बनाता है, ठीक है। तो आप समझिएगा इस बात को, ये देखिए ये तो सॉलिड बना देता हूँ, और वो क्योंकि पीछे है वो इस टाइप का कोई एक सरफेस है कटा हुआ। अब वो इस पॉइंट पे ये जो एंगल बना रहा है ना, ये वाला 3 डायमेंशनल एंगल, उसे हम सॉलिड एंगल डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सॉलिड एंगल डेल्टा कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। और इस डेल्टा को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो ये जो एरिया है ना, एरिया, एक गिवन एरिया जो है वो कितना एंगल सबटेंड करता है। वहां पर क्या हो रही थी, एक आर्क जो थी वो कुछ एंगल सबटेंड करती थी। यहाँ कोई सरफेस एरिया है, वो एरिया उस पॉइंट ओ पे कितना एंगल सबटेंड करता है उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो डेल्टा है वो क्या होगा, सरफेस एरिया, मान लो ये जो सरफेस एरिया है उसे ds कह दिया मैंने, सरफेस एरिया, और इसका जो रेडियस है वो मैंने r कह दिया, तो दैट इज गिवन एज एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। इसे ऐसे डिफाइन किया जाता है, एरिया डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियंस, ठीक है। इसे किस में एक्सप्रेस किया जाता है, स्टेरेडियंस में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल एनालॉग है एक एंगल का, ठीक है। जैसे कि कोई मेहंदी का कोन हो गया या आइसक्रीम का कोन हो गया, ठीक है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना वो 3 डायमेंशनल है,
ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है ना 3 डायमेंशनली, उसकी बात हो रही है, वो आपका डेल्टा है। ठीक है, वो डेल जो है, डेल्टा जो यहाँ पे बनाया हुआ है वो ये है। तो ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको रेडियंस में सॉलिड एंगल देता है। ठीक है, तो ये आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये कहाँ काम आता है, ये हमारा काम आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा एक जगह जब हम फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, वहां पर ये सॉलिड एंगल का कांसेप्ट काम आएगा, बाकी नहीं आता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो फिर अब हम इंपॉर्टेंट चीज पे चल रहे हैं, व्हिच इज डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से पहले मैं एक छोटा सा जैसे आपको मैं बता दूं कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। फॉर एग्जांपल, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि किस किस टाइप के प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। ठीक है, कुछ प्रीफिक्सेस यूज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस माने गए हैं। देखिए, एक तो होता है किलो, किलो व्हिच इज 10 की पावर 3। फिर आता है मेगा व्हिच इज 10 की पावर 6। ठीक है, फिर आता है गीगा 10 की पावर 9, और फिर आता है टेरा 10 की पावर 12। ठीक है, तो ये तो आपको चार याद होने चाहिए, किलो, मेगा, गीगा और टेरा, है ना। तो इसे कैपिटल के से या स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर लो, मेगा को कैपिटल एम से, गीगा को कैपिटल जी से और टेरा को कैपिटल टी से। ये प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह दूं मैं कि रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, दैट इज 5 × 10 की पावर 6 ओम्स। मान लीजिए मैंने कह दिया कि कोई एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 × 10 की पावर 6 ओम, तो इसे कैसे लिखा जाता है, 5 मेगा ओम लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, 5 मेगा ओम। सो दीस आर इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस। हम ये किसकी बात कर रहे हैं, प्रीफिक्सेस की। ठीक है, अच्छा, अगर क्वांटिटी 1 से छोटी चली जाती है ना, 0 पॉइंट और इस टाइप में, जब पावर्स नेगेटिव में आ रही हो, तब जो है यहाँ पर हम कुछ और प्रीफिक्सेस का भी यूज करते हैं, और वो जो प्रीफिक्सेस हैं वो होते हैं मिली की फॉर्म में। ठीक है, लाइक एक हो गया मिली which is 10 की पावर -3। फिर आता है हमारे पास माइक्रो 10 की पावर -6। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नैनो which is 10 की पावर -9। ठीक है, फिर आता है हमारे पास पीको, जो काम का है वो है पीको which is 10 की पावर -12। ठीक है, और काम का तो नहीं है आपका, बट फेम्टो भी आ जाता है 10 की पावर -15। और एक चीज और होती है, आपने सुना होगा 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर्स। फाइन। 1 फर्मी जो होता है वो होता है 10 की पावर -15 मीटर। फेम्टो कह दो या फर्मी 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, ये कहाँ यूज होंगे, ये कई जगह यूज हो जाते हैं। माइक्रो वगैरह तो बहुत काम में आता है, माइक्रोमीटर हुआ, नैनोमीटर हुआ। ये पीको, ये हमारे कैपेसिटर्स में काम आता है। यूजुअली जो कैपेसिटर्स होते हैं वो माइक्रोफैरड में होते हैं, पिकोफैरड में होते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये बेसिक से प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए, और कभी-कभी आपसे एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना भी पूछ लिया जाता है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, अब कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि चलो भाई 7 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करो नैनोमीटर में। ठीक है, 7 माइक्रोफैरड इक्वल्स टू कितने नैनोमीटर। ठीक है, 7 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप की प्रॉब्लम। आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट चेंज नहीं होता है, चाहे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चले जाएं। ठीक है, तो Q जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, चाहे इस यूनिट में बात करो या इस यूनिट में बात करो। तो इसका मतलब है N1U1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, N2U2। आपका N1 कितना है, 7। यूनिट कितना है, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर्स होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू N2 into, और यहाँ का यूनिट क्या है, तो यहाँ की न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ का यूनिट है नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इज 10 की पावर -9 मीटर्स। फाइन। तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि यूनिट की बात हो रही थी, अरे उसकी बात हो रही है न्यूमेरिकल वैल्यू की।
तो n2 कितना हो जाएगा 7 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -9। ये कितना हो गया 7 into 10 की पावर -6 और ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 9। ठीक है, पावर ऊपर में जाएगी तो पॉजिटिव बनेगी, तो कितना बनेगा ये 7 into 10 की पावर 3। तो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब आप कह सकते हैं 7000। ठीक है, क्या कह सकते हो 7000 कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कभी भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब आते हैं अपन डायमेंशनल एनालिसिस पे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि यूनिट्स वगैरह के चक्कर में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस इससे ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे हम बिल्कुल फोकस रखें अपना, कि भाई ये टॉपिक तो है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब एनालिसिस जो है ना वो कैसे किया जा रहा है और किस बेसिस पे किया जा रहा है ये समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि कोई भी एक क्वांटिटी है। ठीक है, कोई भी एक क्वांटिटी है, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज का हेल्प लिया जा सकता है। देखो, क्वांटिटीज जो है बेसिकली वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेसिकली एक तो होती है फंडामेंटल। ठीक है, एक तो होती है फंडामेंटल, वो जो ये वाली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको और किसी के भी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सब एक दूसरे की इंडिपेंडेंट होती है। इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह सकते हो या बेसिक क्वांटिटीज भी कह सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, और सेकंड टाइप की जो होती है वो होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होती है ये? डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब है जो फंडामेंटल से मिलके बनी है। जो फंडामेंटल से मिलके बनी हुई क्वांटिटी होती है वो डिराइव्ड होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डेंसिटी की बात कर रहा हूं। तो डेंसिटी जो है ना बच्चों, वो क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। अच्छा, मास तो m हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना, मतलब l का क्यूब मान लो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट हो गया। ठीक है, तो देखिए मास तो चलो अपना इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है क्या, लेकिन वॉल्यूम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है नहीं है, वो डिराइव्ड है। वो किससे डिराइव्ड है? वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ऐसे ही होता है ना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो, ये भी लेंथ हो गई जो मीटर में एक्सप्रेस होती है, ब्रेड्थ भी मीटर में एक्सप्रेस होता है, हाइट भी मीटर में एक्सप्रेस होता है। तो ये क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। तभी तो इसका यूनिट आप ऐसे लिखते हो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब इस तरीके से लिखा जाता है ना, ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप समझिए इस चीज को। लेंथ लेंथ लेंथ, वॉल्यूम जो है वो 3 लेंथ, मतलब लेंथ इनटू लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वॉल्यूम की डिपेंडेंसी लेंथ पे है। अब डेंसिटी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से डिराइव्ड हो गई जो किसी और पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं कह देता टाइम है ना, टाइम क्या मास के ऊपर डिपेंड करेगा? लेंथ के ऊपर नहीं, इसलिए वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो डिराइव्ड होती है ना वो जरूर करती है। ठीक है, ये चीज आपको बैठनी चाहिए समझ में कि इस टाइप की क्वांटिटीज जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, जो किसी और से डिराइव होती है। ठीक है, अब देखो डेंसिटी को क्या केजी पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस किया जा सकता है? नहीं। कोई कहे कि मैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करूंगा। ठीक है, तो क्या उसे आप रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो सही है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैं कह दूं मैं तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, वो भी सही है। कोई कहते मैं तो ग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से रिप्रेजेंट करूंगा, वो भी सही है। कोई कहते मैं तो ग्राम्स पर लीटर की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, भाई वॉल्यूम लीटर में भी तो है, तो ये भी सही। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को, क्योंकि यूनिट अगर आप बदलते चले जाएंगे, यूनिट्स तो बहुत सारे हैं, तो अलग-अलग यूनिट्स में हर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, एंड दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। अब हमें नहीं पता कि कौन सी क्वांटिटी किस पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो हमें
डिराइव्ड क्वांटिटीज का, फिर से बोलूंगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज को जब हम फंडामेंटल की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी एक्चुअली किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करेगी और लेंथ पे करेगी बच्चों, क्योंकि यहाँ मीटर 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 आता है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड लेंथ। क्या वो टाइम पे डिपेंडेंट है, क्या वो करंट पे डिपेंडेंट है, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? नहीं, केजी पर मीटर क्यूब। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हर डिराइव्ड क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी से कुछ रिलेशनशिप है और वो अपने फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो किन फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए उस क्वांटिटी के यूनिट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। यूनिट्स पे जाएंगे तो हर कोई अपना अलग यूनिट गाता रहेगा, तो हम वो थोड़ी हम यूज करेंगे। उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए ये कहा गया कि भैया आपसे यूनिट नहीं लिखे जाएंगे, आपसे यूनिट नहीं लिखे जाएंगे, अब तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में उसे लिखेंगे। तो इसीलिए डायमेंशनल एनालिसिस बनाया गया कि अब ऐसा कहेंगे कि मास को कोई केजी में नहीं लिखेगा, कोई ग्राम में नहीं लिखेगा, कोई माइक्रोग्राम में नहीं लिखेगा, कोई पाउंड्स में नहीं लिखेगा। मास को अब आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दोगे। जहां पर भी मास की डिपेंडेंसी है आप मास को एम से रिप्रेजेंट करो, लेंथ को रिप्रेजेंट करो एल से, टाइम को रिप्रेजेंट करो टी से, करंट को एम्पियर ए से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, केल्विन को के से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैंडेला को सीडी लिखा जाएगा और मोल को मोल ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द यूनिट्स वी विल राइट दीज सिंबल्स। ये एम एल टी ए के कैंडेला मोल इन क्वांटिटीज के इनिशियल्स, इनका यूज होगा जिससे हम ये बता सकें कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी सॉरी हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पे किस पावर पे डिपेंड कर रही है। अब ये पावर वाली नई चीज आ गई। देखो डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं अब मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया, एल क्यूब हो गया। एल क्यूब मतलब लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर। मीटर किसका यूनिट था, लेंथ का, तो लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ क्या बन गया, एल क्यूब बन गया। तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे एम एल, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे पावर नेगेटिव में हो जाएगी। जब भी रेसिप्रोकल करते हैं ना तो पावर का जो साइन है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये बन गया एम एल माइनस 3। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि डेंसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करती है पावर 1 के हिसाब से, लेंथ पे डिपेंड करती है पावर -3 के हिसाब से। तो ये 1 और -3 जो हुए ना ये इसके डायमेंशंस हो गए, ये इसके डायमेंशंस होते हैं। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, ये वो पावर होती हैं, डायमेंशंस आर एक्चुअली द पावर्स, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। पावर मींस व्हाट, द एक्सपोनेंट, जिससे इन बेस क्वांटिटीज को उठाया जाता है, बेस क्वांटिटीज के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। फिर से बताऊंगा डायमेंशंस क्या होते हैं। देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला एग्जाम में। हमसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे और उन्हीं पे आऊंगा मैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये हो गई डिराइव्ड की फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर में क्या लगाया जाए कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दे, उन पावर्स को क्या कहा जाता है, डायमेंशंस कहा जाता है। एक फिजिकल क्वांटिटी के ये डायमेंशंस बनते हैं और इन डायमेंशंस को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, ये बताता है कि ये इसका डायमेंशनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये डायमेंशनल रिलेशनशिप है एक दूसरे की डिपेंडेंसी दिखाने के लिए कि डेंसिटी मास पे डिपेंडेंट है और लेंथ पे किस तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, इन पावर्स को डायमेंशंस कहा जाएगा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करूंगा। ठीक है, अब अपन केवल कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखेंगे और अगर टाइम बचता है आज के लेक्चर में तो हम न्यूमेरिकल्स पे भी आज ही चले जाएंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ आई एम अबाउट टू मेंशन सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो अगर कोई 11th का बच्चा होता या 12th का बच्चा होता, 11th का बच्चा होता ऑब्वियसली, तो क्या होता कि उसे हम सारे डायमेंशंस नहीं देते।
क्यों? क्योंकि उसको सारी फिजिकल क्वांटिटीज का ध्यान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आप एक बार 11 12 से गुजर के आ चुके हैं, तो आप 11th और 12th के सारे फिजिकल क्वांटिटीज का नाम तो एटलीस्ट सुना हुआ ही है, ठीक है, और कईयों के फॉर्मूले भी आपको याद होंगे। तो इसीलिए अब उन्हीं से मैं थोड़ा सा काम लूंगा, 11 12 के दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो मैं यूज करूंगा यहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम डिराइव्ड यूनिट्स के, डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो पहला, बहुत सारे हैं ना, अब तो लिखते जाना है आपको, अब बस आप लिखते जाइए। जितना ज्यादा क्वांटिटीज के बारे में आपको ध्यान होगा, डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा कि कौन से डायमेंशंस आपको रटने हैं, याद रहने हैं हमेशा, और कौन सो को आप डिराइव कर सकते हैं उसी टाइम पे, है ना, क्योंकि सब तो आप रट नहीं पाएंगे और रटने की जरूरत भी नहीं है। चलो सबसे पहले होता है एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। एरिया जो है वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब मीटर इनटू मीटर। इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे L स्क्वायर से, मीटर इनटू मीटर। तो मीटर m मत लिख देना, जो कैपिटल M है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ आप L स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। सेकंड आ गया आपके पास वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम क्या लिखोगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है, मीटर इनटू मीटर, ये दे देगा आपको L3, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड जो है हमारा होता है डेंसिटी। मान लो डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी अभी आपने लिखा था, ये हो जाएगा ml-3, ठीक है। फिर आ जाता हूं मैं, मान लो स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तो होता है लेंथ में, और अपॉन में टाइम आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा? LT-1। क्या बन जाता है? LT-1। फिफ्थ वन इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन किस में एक्सप्रेस होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब LT-1, है ना, ऊपर वेलोसिटी होता है और नीचे टाइम होता है t। तो ये क्या बनेगा बच्चों? देखो t की पावर यहाँ 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाती है ना, माइनस में हो जाती है, तो t-1 हो जाएगा, मतलब LT-2। कभी-कभी उसका यूनिट अगर आपको याद हो ना, तो उससे भी डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे एक्सेलरेशन किसी को याद हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर तो हो गया लेंथ, और सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, लेकिन अपॉन में है तो ऊपर जाके क्या बनेगा? माइनस का बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में आपके पास ये टर्म आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्या आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा g, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो अप्रोक्सीमेशन है, और ये अपन 9.8 ले लेते हैं, ये भी तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? LT-2, ठीक है। तो छोटे g का भी कभी आपको डायमेंशन लिखना हो तो वो LT-2 ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है अपने पास लीनियर मोमेंटम, ठीक है। 11th की क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो मास तो हो गया m, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? LT-1, वेलोसिटी इज LT-1, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास 7th, फोर्स। आप जानते हैं फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इज m और एक्सेलरेशन इज LT-2। तो mLT-2 वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स का रट लो। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, व्हिच इज mLT-2, m1L1T-2, ठीक है। फिर आता है अपने पास अगला प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर का भी डायमेंशनल फार्मूला अच्छे से याद कर लेना। फोर्स इज mLT-2। देखो मैं बता रहा हूं मुझे कौन कौन से याद रहते हैं, फोर्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और एरिया क्या होता है? L2। तो L2 ऊपर जाएगा तो माइनस में बनेगा, 1 - 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है।
या फिर ऐसा भी सोच सकते हो ना, देखो L स्क्वायर मतलब क्या, एक L से एक L चला गया तो क्या बनेगा, ml-1 और T-2। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर आता है हमारे पास वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये नोट कीजिए पहले उतने को। चलिए, नाइन्थ वन क्या है, नाइन्थ इज वर्क। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फोर्स इज mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ होती है, तो ये बनता है ml2t-2। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2 और t-2। फिर है हमारे पास एनर्जी। ठीक है, अगली क्वांटिटी जो है वो एनर्जी है। तो बताइए एनर्जी क्या होता है। अब आप पूछेंगे सर एनर्जी तो बहुत टाइप की होती है, कोई भी उठा लो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, मैग्नेटिक एनर्जी, जो तेरी मर्जी वो ले ले। तो मैं तो काइनेटिक एनर्जी लेता हूं, मुझे आसान लगता है, हाफ mv²। ठीक है, तो देखो हाफ, तो हाफ के पास थोड़ी कोई डायमेंशंस है, ये तो नंबर है। मास इज m और वेलोसिटी का स्क्वायर, व्हाट इज वेलोसिटी, lt-1, इसका स्क्वायर करना है, तो ये बनेगा ml2 t-2। क्या बन जाएगा, ml2 और t-2। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के बाद, अच्छा देखो याद रहे, चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही हो या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। देखो, और वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस एक जैसे होते हैं, और आप जानते भी थे वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चीज होती थी। ठीक है, ठीक है, वो तो अपन बाद में पढ़ेंगे जब उस चैप्टर पे आएंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस एक जैसे होते हैं। यहां से एक बात और, कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के एक जैसे डायमेंशंस हो भी रहे हैं, वर्क का और एनर्जी का डायमेंशन जो है वो बराबर है। ठीक है, तो हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम सेट ऑफ डायमेंशंस। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे डायमेंशंस हो, है ना। अब जैसे फोर्स का डायमेंशन यही रहेगा, चाहे आप सीजीएस यूनिट में जाके बात करो, चाहे एमकेएस यूनिट में बात करो, एसआई सिस्टम में, एफपीएस यूनिट में, किसी में भी जाओगे ना, डायमेंशन सेम रहेंगे। यूनिट चाहे कुछ भी हो सकता है, यूनिट से फर्क नहीं पड़ता हमें, डायमेंशंस एक से ज्यादा नहीं हो सकते एक ही फिजिकल क्वांटिटी के, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब इसके बाद प्रेशर, एक और आता है पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना वर्क किया पर यूनिट टाइम। तो वर्क इज ml2t-2 और अपॉन में एक टाइम और, तो ये बनेगा ml2 और ये ऊपर जाके क्या बनेगा, t-3, एक t और ऊपर चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पावर आ गया, ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एंगुलर वेरिएबल्स की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा अपन बात करते हैं एंगुलर वेरिएबल्स की। पहला आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट है मैं बात कर रहा हूं, दैट इज अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है भाई। अब आप कह देंगे सर ये रेडियंस है, लेकिन रेडियंस को हमने उन 7 क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये चीज जो होती है वो होती है डायमेंशनलेस। ये क्या होती है, डायमेंशनलेस, इसकी डायमेंशंस ही नहीं है, मतलब ये हो गया m0 l0 t0। क्या हो गया ये, m0 l0 t0, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13। फिर आता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो ये क्या हो गया, ये तो डायमेंशन लेस है, अपॉन में टाइम आ गया, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएंगे वो जाएंगे टाइम इनवर्स। 14th है अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये क्या होता है, ओमेगा अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन मतलब ये तो हो गया m0 l0 t0 और ये हो गया टाइम, तो सॉरी ये t इनवर्स और t इनवर्स क्या बन जाएगा, t की पावर -2, क्योंकि अल्फा किस में एक्सप्रेस होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, आपको पता होगा इसको एक्सप्रेस करते हैं रेडियन पर सेकंड में, तो रेडियन तो डायमेंशन लेस है, तो सेकंड इनवर्स मतलब टाइम इनवर्स, सेकंड स्क्वायर इनवर्स मतलब टाइम का -2 पावर, ठीक है। फिर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी पढ़ रखा है आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, ml2, क्या डायमेंशंस हो जाएंगे, m into l2। फिर है टॉर्क, ठीक है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, फोर्स का अगर आप रोटेशनल में चले जाएं तो वो हो जाता है टॉर्क, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और टाउ क्या हो जाता है, r क्रॉस f हो जाता है, क्या होता है ये, r क्रॉस f। तो बस फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तुम्हें, mlt-2, उसे लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ml2t-2 व्हिच इज द सेम एज वर्क, जो वर्क का डायमेंशंस हैं, जो एनर्जी के डायमेंशंस हैं, वही टॉर्क के भी डायमेंशंस हैं, r क्रॉस f, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17, टॉर्क के बाद हमारे पास एक और आता है एंगुलर मोमेंटम, जिसे कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला याद होगा mvr, है ना, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को r से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर r क्रॉस p से भी याद किया जाता है इसे, तो p तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना, लीनियर मोमेंटम। तो बस एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, m, एक तो मास है, एक लेंथ है r और एक वेलोसिटी है lt-1, तो ये क्या बनेगा, ml2t-1, ml2 और t-1, तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आ जाता हूं अगली चीज पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसे कैपिटल जी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज कैपिटल जी। चलो देखो बच्चों, अब इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं होता, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे तो डायरेक्टली याद नहीं होता, तो मैं क्या करता हूं, इसे डिराइव करता हूं। मुझे फॉर्मूला ये तो याद ही है कि F बराबर होता है g m1 m2 अपॉन r², F बराबर क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r², तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g हो जाएगा F into r² अपॉन m1 m2, है ना। फोर्स याद होना चाहिए mlt-2, r का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर मतलब l2 अपॉन मास इनटू मास, एक मास और एक मास, देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, एक तो m ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, m-1, देखो यहाँ l है और l2 है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं x into x क्यूब करता हूं तो ये क्या बनेगा, x की पावर 4 बनेगा ना, पावर्स जब जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड हैं पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये बन जाएगा L3 और ये बनेगा t-2, सो दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसके अलावा दो तीन और क्वांटिटीज ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको याद हो, ठीक है, जिनके डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप मॉड्यूल करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ क्वांटिटीज जो है आपको करेक्टली याद होनी चाहिए, तो मैं वो सारी क्वांटिटीज आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। फिर आता है अपने पास सरफेस टेंशन, फिर एक और चीज आती है जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन। बच्चों सरफेस टेंशन लिक्विड्स में पढ़ते हैं अपन, फ्लूइड्स में, ठीक है। सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स तो हो गया mlt-2 और लेंथ हो गया l, l से l कैंसिल हो गया तो ये बनता है mt-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। एक और आती है क्वांटिटी जो फ्लूइड से ही रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया गया? ईटा से। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा जो होता है वो होता है FL upon AV. Coefficient of viscosity is FL upon AV. What is force? MLT minus 2. What is length? L. ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला देखो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैं कह रहा हूँ आपको, आप डायरेक्ट याद रखें, जैसे सरफेस टेंशन डायरेक्टली याद रखें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी याद रखें। जब आपको फ्लूइड चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट अभी क्वेश्चंस करने के लिए मॉड्यूल में भी जब सवाल करोगे तो इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर एरिया मतलब L2 और वेलोसिटी इज LT - 1, है ना। ये सारी बातें आपको याद होंगी। देखो L और L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा M, L ऊपर चला जाएगा -1 और T -2 + 1 -1 हो जाएगा। ML1 T -1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला ML-1 T -1, ठीक है। ये भी अच्छा से याद रखना, बिल्कुल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मॉड्यूल पे इस पे बेस्ड, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बार-बार दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करना। इसके अलावा एक और आता है जिसे कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, लेकिन उसके लिए मैं छोटे से एक चीज और डिफाइन करूंगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड, जो कि हर्ट्ज में एक्सप्रेस होती है ना, 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? T -1 से। फ्रीक्वेंसी इज T -1। देन यू हैव वेवलेंथ। वेवलेंथ तो खैर लेंथ होती है, वो तो मीटर्स में ही एक्सप्रेस होगी, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी। वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? जैसे ये देखो, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जब वेव इस तरीके से चल रही है, तो एक साइकिल जब कंप्लीट होती है तो हम कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल गए, उसे वेवलेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में जो हॉरिजॉन्टल दूरी चली वो वेवलेंथ है लैम्डा, और लैम्डा मीटर्स में एक्सप्रेस होती है, मतलब ये लेंथ है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा कि मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसे छोटा h भी कहते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट छोटा h, ठीक है। व्हाट इज प्लांक्स कांस्टेंट? प्लांक्स कांस्टेंट आप जानते हैं, अब कैसे निकालें? मुझे डायरेक्टली याद नहीं रहता, तो फिर मैं क्या करता हूं, E = hf लगाता हूं, ठीक है। कोई भी एक वेव है तो उसके साथ कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। द एनर्जी कैरीड बाय द वेव इज गिवन बाय E = hf, where f stands for the frequency. F stands for frequency, h is Planck's constant and E is energy, such that h जो हो जाएगा वो हो जाएगा energy upon frequency, ठीक है। एनर्जी क्या होगी? mL2 T - 2 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? T -1। तो h जो बनता है वो बनता है mL2 T -1, ठीक है, mL2 T -1। ऐसा आपको कहीं और भी दिखा होगा, और वो है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये याद रखना, प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम के जो डायमेंशंस होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। दीस आर आल्सो द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बता रखा है, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। फिर आता हूं मैं इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक थर्मल का भी उठा लेता हूं, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं, 24th नंबर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अपन स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम जानते हैं जो हीट होती है डेल्टा Q, वो क्या होती है? ms डेल्टा T, ठीक है। एक यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। ये थर्मल में पढ़ाया जाता है। मैं बस यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके काम नहीं आएगा, अभी कोई काम नहीं आ रहा है इस फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो स्पेसिफिक हीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। डेल्टा Q क्या है? हीट एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये तो एनर्जी हो गई, mL2 T -2 अपॉन m है मास m, और ये क्या है? डेल्टा T। बताओ भाई, डेल्टा T आ गया यहाँ पे, तो डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर का चेंज। टेम्परेचर किस में एक्सप्रेस होता है? केल्विन में, ठीक है।
m से m कैंसिल हो गया तो स्पेसिफिक हीट जो होगी वो हो जाएगी L2T-2 और केल्विन इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे एक और आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, वो कहां से निकालोगे? कैपिटल आर की वैल्यू आप जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी। यहां पर एन क्या होता है बच्चों? एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अगर तुम्हें याद हो ना तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क डन देता है। तो मैं डायरेक्टली इसको वर्क डन भी लिख सकता हूं, आपकी खुशी के लिए मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 t-2 मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम इज L3 दैट इज इक्वल्स टू n, n इज मोल, r मैं नहीं जानता और टेंपरेचर केल्विन में होता है। तो खत्म हो गया, यहां से r आ जाएगा। r का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml2t-2 केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, क्योंकि केल्विन और मोल नीचे जाएंगे, इधर नीचे जाके ऊपर रेसिप्रोकल में जाएंगे, तो इनकी जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके अलावा मैं छोटा छोटा सा और कुछ यूनिट्स को डिफाइन कर देता हूं, और कुछ डायमेंशंस उठा लेते हैं अपन जो 12 से रिलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे चार्ज। ठीक है ना, चार्ज जो डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है? चार्ज के लिए डायरेक्ट है ना, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट नहीं है। चार्ज जो कूलम में मेजर होता है वो डायरेक्ट फंडामेंटल यूनिट नहीं है, हम उसे कैलकुलेट करते हैं करंट के फॉर्मूले से। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट फ्लोइंग इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q को क्या लिख सकता हूं? I into T। Q is I into T। तो चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर into टाइम, A into T। ठीक है, ये हो गया चार्ज। नेक्स्ट चार्ज आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चीज जो है दैट इज, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डिफाइंड एज, V से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में तब मैं आपको समझाऊंगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क कितना है? ml2t-2। चार्ज क्या होता है? 80। तो बस खत्म हो गया, ये क्या बना? ml2t-3 a-1, ml2t-3 और a-1। नेक्स्ट रेजिस्टेंस। जानते हैं आप रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? V/I से, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ सबको याद होता है ना, ये यही थ्योरीज तो फिजिक्स से आपको याद होती है सबको। V इक्वल्स टू IR। तो V क्या है? ये रहा ml2t-3 a-1 अपॉन में करंट जो है वो एम्पियर में होता है। ठीक है, करंट एम्पियर में है, तो ये और आ जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आई होप आ गया होगा आपको समझ में, ml2t-3 और a-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी-कभी आपसे कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस सोच के बताइए, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस हो जाएगा Q इक्वल्स टू CV होता है, तो C क्या हो जाएगा? Q/V। चार्ज तो है 80 और पोटेंशियल डिफरेंस V हो रहा ml2t-3 और a-1। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। मैं आपके सामने छोड़ दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। फिर एक और चीज आ जाती है जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। F इक्वल्स टू QE, याद होता है सबको, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स हो गया ml-2 और चार्ज हो गया A into T। तो क्या बन गया? ml-3 a-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। इसके अलावा एक दो चीजें और बता देता हूँ, बहुत काम की हैं। स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया तो बच्चे ये तो प्रेशर भी होता है। तो प्रेशर और स्ट्रेस के डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा होता है, व्हिच इज ml-1 और t-2।
ठीक है। स्ट्रेस आता है तो हमें फिर स्ट्रेन की भी याद आती है। स्ट्रेन क्या होता है, लेंथ में कितना कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा एल बाय एल। तो लेंथ अपॉन लेंथ तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो स्ट्रेन जो है वो होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसके अलावा जैसे और भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है बच्चों, जैसे मैं अगर कह दूं ना रिलेटिव डेंसिटी, सपोज मैं आपसे कह देता हूं रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सेम क्वांटिटीज है ना, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो गया डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 डायमेंशनलेस। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू व्हिच इज c/v। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम अपॉन मीडियम, तो दोनों ही स्पीड है बच्चों, ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, तो स्पीड और स्पीड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस होता है m0 l0 t0। तो ऐसी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज और भी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे तो क्वांटिटीज का कोई अंत ही नहीं है बच्चों, कितनी भी कराते जाओ, अभी तो मैं इंडक्टर वाले चैप्टर पे चला जाऊं फिर बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो लाइक दिस देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, देयर सो मेनी क्वांटिटीज जिससे आप उसे कर सकते हैं। अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक है, ये क्वांटिटीज बहुत हैं, आप इन क्वांटिटीज को अच्छे से याद रखें। जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले याद हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो उनके बेसिक फॉर्मूले आपको याद हो ही जाने चाहिए, क्योंकि पूरे सिलेबस में ये क्वांटिटीज कवर होती हैं। ठीक है, तो इसी पे मैं आज फर्स्ट लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हमें पेस अच्छा रखना है बच्चों, और आपको भी अच्छा रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, लेक्चर्स मिस मत करना, सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली आप स्टडी करें, एक दिन में बैठ के उसके नोट्स बनाएं, जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है वो करते रहें। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चीज पेशेंस है ना। हो सकता है इनिशियली आपके नंबर कम आ रहे हो या बीच में कभी जाके कम हो जाए मार्क्स, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, अपने आप पेशेंस रखना है, आगे नहीं तो पीछे जाके, आगे तो जाके नंबर बढ़ते ही हैं। ठीक है, नंबर बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, वो प्रैक्टिस से बढ़ेंगे। जितने नए क्वेश्चंस देखते हैं हम और गलतियां करते हैं, अगली बार उन गलतियों को रेक्टिफाई करके और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।